नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 4 के चक्रव्यूह का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर प्रयागराज से, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के काफिले की गाड़ी पलटी है। नैनी सब्जी मंडी के पास स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में ये गाड़ी पलटी। हादसे में गाड़ी सवार चालक बाल बाल बचा। दीक्षांत समारोह से वापस लौट रही थी और इसी दौरान ये हादसा हो गया। तो दीक्षांत समारोह था जिसमें सम्मिलित होने गई थी और उसके बाद ये काफिला वापस लौट रहा था। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की काफिले की गाड़ी पलटी है। नैनी सब्जी मंडी के पास स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में ये गाड़ी पलटी। तो हादसे में गाड़ी सवार जो चालक वो बाल बाल बचा। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में ये राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के काफिले की गाड़ी पलटी है। नैनी सब्जी मंडी का ये मामला है, जहां पर स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में ये गाड़ी पलट गई। तो हादसे में दो गाड़ी सवार चालक था वो बाल बाल बच गया। तो आनंदीबेन पटेल के काफिले की ये गाड़ी थी और दीक्षांत समारोह से वापस लौट रहे थे और इसी दौरान इस काफिले की ये गाड़ी पलटी। और अधिक जानकारी के साथ विवेक पांडे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे हादसे को लेकर? कहा जा रहा है कि स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में ये काफिले की जो गाड़ी थी वो पलट गई। जी बिल्कुल, आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश में, और ये लौट रही थी यूनिवर्सिटी से, जो मुक्त स्टेट यूनिवर्सिटी है वहां से लौट रही थी। इनके काफिले की एक गाड़ी थी जो नैनी इलाके को पार करते समय एक स्कूटी सवार अचानक से सामने आ गया, जिसको बचाने के चक्कर में ये अनियंत्रित हो गई और नियंत्रित होकर ये पलट गई। पलटने के बाद जो चालक है उसको थोड़ी छोटी मोटी चोटें आई है, जिसका प्राथमिक उपचार के बाद उसको छोड़ दिया गया है। फिलहाल अभी ज्यादा चोट की कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो फ्लीट की गाड़ी थी वो पलटी थी स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में, और अभी उसका प्राथमिक उपचार करके उसको घर जाने को बोला गया है। जी ठीक है विवेक, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है और बताया कि हमारे मंत्रालय में बहुत काम हुआ है। युवाओं को जोड़ने के लिए कई स्कीम हम लेकर आए हैं। पशुपालन की कई योजनाओं में सरकार सब्सिडी देगी। वहीं वायरस को लेकर हम लोग वैक्सीन तेज कर रहे हैं। साथ ही स्मृति ईरानी पर दिए गए बयान पर कहा कि अजय राय होश में नहीं है और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। संजीव बालियान जी हैं। सर, आपके मंत्रालय की अगर हम बात करें तो पशुओं के लिए क्या कुछ बेहतर करने जा रहे हैं? देखिए, एक नई सोच है। मंत्रालय नया बना था तो पहले तो हम प्रदेश सरकारों की मदद करते थे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस मंत्रालय को रोजगार के साथ जोड़ा जाए। जो युवा हैं, जो शिक्षित हुए हैं गांव में, हमारी हिस्सेदारी 24% थी एग्रीकल्चर में, जो बढ़ के 31% हो चुकी है। और अपार संभावनाएं हैं साहब, अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि जो जितना बड़ा काम करना चाहता है कर सकता है। हमने कुछ नई सब्सिडी की स्कीम्स लेकर आए हैं। डेयरी फार्मिंग के लिए हम 2 करोड़ रुपए तक का सब्सिडी देंगे और 3% इंटेंस सबवेंशन देंगे। पोल्ट्री के लिए 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी है। शीप एंड गोट के लिए करीब 50 लाख रुपए की सब्सिडी है। तो युवा गांव में जाके अगर रोजगार के फील्ड में काम करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स मंत्रालय के द्वारा लाई गई। अगर हम बात करें तो इसको डिजिटल तौर से किस तरीके से आप लोग जोड़ रहे हैं, क्योंकि डिजिटल युग है, काफी लोग डिजिटली भी इससे जुड़ना चाहेंगे। सब कुछ डिजिटल है। किसी आदमी को इस मंत्रालय में आने की आवश्यकता नहीं है। हमारी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाए, एप्लीकेशन अपलोड करे और उसके बाद भूल जाए। सारा काम यहीं से होगा। उसको सूचना पहुंच जाएगी, मेल पहुंच जाएगी कि आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है। किसी को आने की आवश्यकता नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी आपने बयान सुना था कुत्ते को लेकर, किस तरीके से उनका बयान आया, क्या कुछ आप सोचते हैं, क्या आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला है। अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि एक मीटिंग बुलाऊंगा कुत्तों की, लेकिन मुझे व्यक्तिगत दुख है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था इस बात में। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, उत्तर प्रदेश से ही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अजय राय, उन्होंने स्मृति ईरानी जी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। किस तरीके से देखते हैं उनके बयान को? गलत बात है। अजय राय अपने होश में रहे। ऐसी बातें सहन नहीं की जाएंगी। और ज्यादा उन्हें शौक है तो खुद आ जाए लड़ने के लिए, पता लग जाएगा उसमें उसका कितना दम है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे मंत्रालय ने बहुत ही बेहतर काम किया है और निश्चित तौर पे सभी चीज़ों को डिजिटल तौर पर भी देखा जा रहा है। हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।
यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर निवेश को लेकर हमने यूपी सरकार के राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव से भी खास बातचीत की है। इस पर गिरीश चंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी हैं। सर, यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, सरकार की किस तरीके से तैयारियां हैं, क्योंकि विदेश दौरे पर भी तमाम मंत्री गए हुए थे। हमारे सभी माननीय मंत्री विदेश के दौरे पर गए थे इन्वेस्टर समिट के लिए जो है, और निवेश के लिए निश्चित रूप से जो फरवरी में हमारा तिथि तय है, लोग आएंगे और निवेश करेंगे। और उत्तर प्रदेश ये जो इन्वेस्टर समिट है, विकास में एक तरह से कहा जाए कि नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला ये समिट होगा। अखिलेश यादव की बात करें, लगातार इन्वेस्टर समिट को लेकर वो तंज कस रहे हैं सरकार पे, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कागज पे जलती हुई मोमबत्ती जला देने से उजाला नहीं हो जाता। इस तरीके के तंज लगातार विपक्ष की ओर से किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव के पास और कोई विषय बचा नहीं है, क्योंकि उनके जमाने में इन्वेस्टर आता नहीं था। उनके जमाने में यहाँ लोग निवेश करने के लिए इसलिए नहीं आते थे कि यहाँ गुंडा माफिया अपराधी, बिजली की खराब व्यवस्था, सड़कों की हालत खराब थी, तो इस कारण से यहाँ आते नहीं थे। तो अब अखिलेश यादव कहेंगे वो एक एक्सप्रेसवे बनवाए थे और योगी की सरकार ने 5 एक्सप्रेसवे बनवाया। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं फिर से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का ऐसा कहना है। आपको लगता है कि निकाय चुनाव में भी इसका असर होगा जब जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं? वो कोई भी संवाद कर ले, पिता की विरासत के बाद 2012 के बाद जनता उनको हर समय नकार दे रही है। 2012 में वो मुख्यमंत्री हुए थे, उसके बाद 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश में 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, उनके मुख्यमंत्री रहते। अखिलेश यादव किसी भी प्रकार का वो कर ले, नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूरा परचम फहराएगा। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात करें या तमाम नेताओं की बात करें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार उनके निशाने पर रहती है। पिछली बार भी उनकी बेटी को लेकर टिप्पणी की गई है। अब की बार भी के जो नेता है अजय राय हैं, उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की। निशाने पर इसलिए रहेंगी कि उनके जो बड़े होनहार नेता थे, जो प्रधानमंत्री जी का सपना देख रहे थे, उनको अमेठी की जनता ने खदेड़ के भगा दिया और स्मृति ईरानी जी ने उनको हरा दिया है, तो वो निशाने पर रहेंगे इसलिए ना। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर जो टिप्पणी कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है उसकी निंदा हम करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी। वहीं बागपत में बीजेपी नेता की शिकायत पर नगरपालिका का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सांसद प्रतिनिधि का आरोप, मकान की बिना रजिस्ट्री कराए 10-10 रुपए के स्टाम्प पर मकान दर्ज कर दिए गए हैं। आपको बताते चले कि कागजों में दर्ज 200 मकानों में से 17 मकान मिले। कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर प्लांटिंग करने का आरोप भी लगाया गया। वहीं एडीएम ने जांच की है, जिसमें 40 मकान मिले हैं जो फर्जी तरीके से बनाए गए हैं, जिन पर जल्द ही बुलडोजर चलाया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष राजुद्दीन पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। तो बिना रजिस्ट्री मकानों का कराया गया निर्माण। तो एडीएम ने की जांच, तो 40 मकान जो है वो फर्जी मिले हैं। तो नगर पालिका का ये बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां सांसद प्रतिनिधि ने यह आरोप लगाया है कि किस तरह जमीनों पर कब्जा कर ये मकानों का निर्माण किया गया, बिना रजिस्ट्री मकानों का निर्माण हुआ है। बागपत से आपको खबर दे रहे हैं। तो एडीएम ने जांच की तो 40 मकान फर्जी मिले हैं। तो नगर पालिका का ये फर्जीवाड़ा, जहां 40 मकान फर्जी मिले, सांसद प्रतिनिधि ने ये आरोप लगाए हैं और वो रजिस्ट्री के पेपर भी दिखाते हुए नजर आए। किस तरह से ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और उन जमीनों पर कब्जा किया गया। तो अवैध कब्जा जिस पर मकान निर्माण कराया गया, और
और अधिक जानकारी के साथ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सांसद प्रतिनिधि ने यह आरोप लगाया है कि किस तरह से नगरपालिका की तरफ से यह फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जी, मैं आपको बता दूं, बागपत के जो सांसद हैं सत्यपाल सिंह, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने एक बागपत के ही चेयरमैन पर आरोप लगाया। उनका कहना है कि बागपत के अंदर 40 मकान है जो फर्जी तरह से बनाए गए हैं, जिनको 10 रुपए के स्टाम्प पर उनको लिखा गया, जिनको नगर पालिका के ऊपर चढ़ा दिया गया है। और लेकिन अभी तक उनकी किसी तरह से भी न किसी तरह बैनामा है, न कोई तरह की वो है। इस तरह चलते हुए उन पर सांसद जो प्रतिनिधि है, उनके जो बागपत के चेयरमैन है राजुद्दीन, उन पर यह आरोप लगाया है। जी, इसके साथ ही साथ विकास, देखिए, लगातार जिस तरह से जांच भी की गई है उसमें 40 मकान फर्जी पाए गए हैं। अब आगे की कार्रवाई क्या कुछ रहने वाली है? जी, लगातार जिस तरह से बताया जा रहा है उसकी जांच बागपत डीएम ने एडीएम को सौंप दी है और जो ये मकान है उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। आज उसका सर्वे कराया, बागपत तहसीलदार ने उसका सर्वे किया है। अब कुछ ही दिनों में इसकी जांच बनाई जाएगी और उनको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देने के बाद वहां पर बुलडोजर की प्रक्रिया की जाएगी और मकानों को ध्वस्तीकरण किया जाएगा। लगातार जो वहां पर मकान है और भी जो प्लॉट है उनकी भी इस तरह से अभी सर्वे किया जा रहा है, जिस तरह से उनको 10 रुपए के स्टाम्प पर लिखा जाता है और ना उनकी रजिस्ट्री की जाती है। ये पूरी तरह से बेनामा चोरी की सामने आए। जी ठीक है विकास, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर हरदोई से है, जहां पर हरदोई में बढ़ती सर्दी के मद्देनजर सीएम के आदेश पर रैन बसेरे और अलाव का डीएम मंगला प्रसाद ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खामियां पाए जाने पर ईओ और सिटी मजिस्ट्रेट को फटकार भी लगाई। 24 घंटे में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। डीएम ने जिले के 650 स्थानों पर अलाव लगाने का दावा भी किया है, जबकि नगर में अलाव न जलने से सर्दी से ठिठुरने लगे हैं लोग। तो डीएम ने ये रैन बसेरों का और कहां-कहां पर अलाव जलाए जा रहे हैं इसका निरीक्षण किया। लेकिन जो निरीक्षण में सामने आया, देखिए, लगातार दावे तो बहुत किए जा रहे थे कि लगभग बहुत सारे अलाव जलाए जा रहे हैं रास्तों में और रैन बसेरों की स्थिति भी दुरुस्त है, लेकिन तस्वीरें कुछ और निकलकर सामने आई। आशीष हमारे संवाददाता हरदोई से जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए, लगातार ठंड बढ़ रही है, ठिठुरन बढ़ रही है और इससे कहीं ना कहीं आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है और इसी को देखते हुए डीएम भी ये निरीक्षण करने पहुंचे थे। क्या तस्वीरें निरीक्षण में निकलकर सामने आई? देखिए, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कल रैन बसेरों का निरीक्षण किया, गोरखपुर में निरीक्षण किया। उसके बाद जो डीएम, जिले के डीएम है, उनको निर्देशित किया रैन बसेरों से लेकर अलाव की व्यवस्था अच्छी की जाए। वही उसी को लेकर जिला अधिकारी मंगला प्रसाद ने सुबह रैन बसेरों का निरीक्षण किया। कहाँ अलाव जल रहे हैं उनको लेकर निरीक्षण किया। अगर और खामियां मिली जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट और ईओ को फटकार भी लगाई और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे के अंदर सारी व्यवस्थाएं सुधर हो जाए, ताकि जो रैन बसेरे हैं, जो अलाव जल रहे हैं, लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने आदेशित भी किया है। जी ठीक है आशीष, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो 24 घंटे में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि ना तो अलाव की व्यवस्था थी, ना रैन बसेरों की स्थिति दुरुस्त नजर आई। और अब बात बुलंदशहर की करेंगे, जहां पर कोर्ट रूम में वकील ने दारोगा को मारा थप्पड़। पेशी के दौरान कोर्ट रूम में हाथापाई, गाली गलौज सामने आया। अरनिया थाने में तैनात है पीड़ित दारोगा प्रमोद कुमार। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जिला न्यायालय परिसर स्थित कोर्ट रूम का ये पूरा मामला है और देखिए, ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। अरनिया थाने में तैनात है पीड़ित दारोगा प्रमोद और किस तरह से ये पूरी घटना अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। बदतमीजी करेंगे जी। और अधिक जानकारी के साथ अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ मामला ये पूरा निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, वीडियो में तो कोर्ट रूम में किस तरह वकील ने दारोगा पर हाथ उठाया है, देखिए हाथापाई देखने को मिली है। बिल्कुल, आपको बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो एक्सट्रीम कोर्ट का बताया जा रहा है, जिसमें वकील ने भी अपना स्पष्टीकरण दिया है, जिसमें बता रहे कि दारोगा पर 500 रुपए मांगने का आरोप लगा रहे हैं, जो पैसे नहीं देने पर उन्होंने हाथापाई की है। वहीं पुलिस की तरफ से भी बयान आया है। पुलिस ने
वकील के खिलाफ खुर्जा नगर में मुकदमा दर्ज कर दिया है और तदत करने के बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की पुलिस के सरकारी काम में बाधा डालना और वर्दी को खींचने का भी आरोप लगाया है और थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। दोनों तरफ से आरोप लगाए गए हैं। वहीं खुर्जा नगर के जो वकील है उसने भी एक थाने में तहरीर दी है। अब देखना होगा कि जिस तरह की पुलिस पर खाकी के इकबाल को खुद चुनौती देने का वीडियो वायरल हो रहा है और अनुसार और मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और इस तरह के एसपी ग्रामीण की तरफ से जो बयान आया है उसमें गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है अशोक, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर बरेली की है, जहां पर बरेली में बीजेपी नेताओं ने थाने का घेराव किया है। सिपाही से पेन मांगने को लेकर विवाद पूरा हुआ। थाने में सिपाही और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बहस हुई। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो सिपाही से पेन मांगने को लेकर ये विवाद बढ़ गया और देखिए सिपाही और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बहस भी देखने को मिली है। तो कार्यकर्ताओं ने थाने का ये घेराव भी किया है। देखिए बीजेपी नेता है जिन्होंने ये घेराव किया थाने का। तो सिपाही से पेन मांगने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। सिपाही और कार्यकर्ताओं के बीच ये विवाद, बरेली का ये पूरा मामला है। और ज्यादा जानकारी के साथ बरेली संवाददाता अयाज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयाज, क्या मामला निकलकर सामने आ रहा है? देखिए बीजेपी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जो बता रहे हैं कि सिपाही से पेन मांगने को लेकर ये पूरा विवाद बढ़ा है और अब घेराव किया हुआ है थाने का। जी बिल्कुल, ये थाना प्रेमनगर क्षेत्र का मामला है। बीजेपी नेता और सिपाही वहां पे खड़ा था। बीजेपी नेता उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने किसी बात को लेकर के वहां से उनसे एक पेन मांगा, तो पेन देने से सिपाही ने इनकार कर दिया। इस बात को लेकर के बीजेपी नेता जो उनके ऊपर हावी हो गए, अपनी टीम के साथ थाने का घेराव कर दिया और पूरे पुलिस महकमे में यहाँ से लेके वहां तक अपशब्द तक बोलने की बात यहाँ सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है। इसको लेकर के पुलिस विभाग भी एक्शन की करने की तैयारी में है। जरा सी बात पे थाना घेर लेना एक बड़ी बात है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं पुलिस विभाग कप्तान के संज्ञान में मामला आया है। उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। अब ये देखना होगा क्या कार्रवाई होगी, किस तरीके से आगे का कैसे शेड्यूल इसमें बात बनती है। फिलहाल तो थाने का घेराव 1 घंटे तक थाने पे वहां पे हुड़दंग किया गया। बीजेपी के पदाधिकारी जो नेता थे तो उसमें एक बड़ा मामला देखने को आया है। तो कहीं ना कहीं इस पे कप्तान ने संज्ञान लिया है और कार्रवाई की बात कही है। अब देखना होगा किस तरीके की क्या कार्रवाई इसमें होती है। ठीक है अयाज, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं नोएडा सेक्टर 24 केंद्रीय विद्यालय में मारपीट की घटना, अराजक तत्वों ने स्कूली छात्रों से की मारपीट। थाने में आधे घंटे तक ये पूरा हंगामा चलता रहा, जिसकी वजह से जाम भी देखने को मिला। तो नोएडा सेक्टर 24 केंद्रीय विद्यालय में मारपीट की घटना सामने आई है। अराजक तत्वों ने स्कूली छात्रों से ये मारपीट की है। तो थाने में आधे घंटे तक चला हंगामा, तो लगा रहा इसी को लेकर जाम। अराजक तत्वों ने स्कूल में घुसकर छात्रों के साथ ये मारपीट की है। नोएडा सेक्टर 24 केंद्रीय विद्यालय में ये मारपीट की घटना सामने आई है। वहीं मोदीनगर रेलवे रोड पर शहीद मेजर आशाराम त्यागी स्थल के सामने हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म पठान के विरोध में प्रदर्शन किया है। हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी और युवा एकत्रित होकर शहीद स्मारक पहुंचे, जहां नाराज कार्यकर्ताओं ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप भी लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने शाहरुख खान का पुतला भी फूंका। तो हिंदू संगठनों ने फूंका है शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का ये पुतला। सेंसर बोर्ड से पठान फिल्म पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। तो लगातार इस तरह से पठान मूवी को लेकर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो सेंसर बोर्ड से भी पठान फिल्म पर बैन लगाने पर आग्रह किया है। तो हिंदू वाहिनी की तरफ से ये प्रदर्शन देखने को मिला है।
तो गाजियाबाद के मोदी नगर में ये विरोध प्रदर्शन, और देखिए देश के अलग अलग कोनों में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बेशरम गाना सामने आया और इस गाने के रिलीज होते ही हिंदू संगठनों की तरफ से और धर्म गुरुओं की तरफ से इस गाने को लेकर, इस पिक्चर को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि इस फिल्म को रिलीज होने से रोका जाए, सेंसर बोर्ड खुद इस पर रोक लगाए। और लगातार इसका विरोध देश के अलग अलग कोनों में किया जा रहा है। गाजियाबाद के मोदी नगर में भी हिंदू वाहिनी संगठन की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन, सेंसर बोर्ड से पठान फिल्म पर रोक लगाने की मांग भी की गई और शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण के खिलाफ नारेबाजी की गई और पुतला भी फूंका गया। और अधिक जानकारी के साथ सुनील शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या जानकारी? देखिए लगातार पठान फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, यही तस्वीर मोदी नगर से भी सामने आई है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से ये पठान मूवी में जो भगवा रंग है उसके ऊपर जो भी हिंदू मतलब जो मान्यताओं हैं वो किसी को इन्हें लगता है कि जैसे वो आहत हुई हैं, उसको देखते हुए जो विरोध प्रदर्शन है वो दिन पर दिन जो है बढ़ता जा रहा है। और एक आक्रोश है जिसको लेकर कल पठान मूवी को लेकर ठीक मोदी नगर बस स्टैंड पर एक पुतला फूंका गया है शाहरुख खान का, और उसका पुरजोर तरीके से जो है विरोध किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। देखिए हिंदू संगठनों ने लगातार अलग अलग जगहों पर इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया है और यही तस्वीर मोदी नगर से भी सामने आई। आजमगढ़ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पर एक और दाग लगा है, जहां एसआईटी जांच में आजमगढ़ के 301 मदरसे मानक विहीन पाए गए हैं। पहले की जांच में 313 मान्यता प्राप्त मदरसे मानक के विपरीत मिले थे, जिनको एक बार अपने मानक में सुधार का मौका दिया गया था, जिसमें 12 मदरसे गाइडलाइन अनुसार पाए गए, तो वहीं कई मदरसे केवल कागज पर या घर के एक कमरे में चलते हुए मिले थे। अब एसआईटी की रिपोर्ट शासन को सौंपे जाने के बाद निर्णय उच्च स्तर से लिया जाएगा। कुल जनपद के 700 मदरसों ने अपनी सूचनाएं जो है मदरसा पोर्टल पर अपलोड की, जिसके क्रम में जो है तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और मेरे द्वारा मदरसों का स्थलीय सत्यापन किया गया। उस सत्यापन में 387 मदरसे मानक युक्त पाए गए, जिनको पोर्टल पर लॉक किया गया, और कुल 313 पोर्टल के प्रथम चरण में कुल 313 मदरसे मानक विहीन पाए गए। अब जो है जो भी होगा, अब प्रदेश की सबसे सर्वोच्च संस्था जांच करके शासन ने जो है दिया एसआईटी को, और एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट अगर गृह विभाग को दी है, तो अब शासन से जो भी निर्देश होंगे उसी के क्रम में हम कोई भी अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अपने स्तर से हम खुद जो है कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि प्रकरण अब उच्च स्तर पे है। कुल जनपद के वहीं कानपुर जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव के जाने के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दरअसल यहां बांग्लादेशी नागरिक का रिजवान को पकड़ा गया था, जिस मामले में यह जानकारी सामने आई थी कि इरफान सोलंकी ने उन्हें प्रमाण पत्र दिलाने में मदद की थी और इसी मामले में पुलिस जांच कर रही है। फर्जी प्रमाण पत्र के साथ पकड़े गए रिजवान से इंटेलिजेंस ब्यूरो, एटीएस और यूपी एसटीएस ने पूछताछ की है। कानपुर पुलिस के अनुसार रिजवान ने पूछताछ में कबूला कि इरफान सोलंकी को पता था कि वह बांग्लादेशी नागरिक है और इसके बावजूद उसकी मदद की गई। सोलंकी का मूलगंज के 54/2022 के मुकदमे में पूरी तरह से सहयोग करना और उनको फैसिलिटेट करना और जानबूझ करके भारतीय नागरिक बनाने का कार्य करने, सहयोग करने, करवाए जाने, और जैसा कि उनके बयानों में आया है, तो जितनी भी धाराएं हैं उन सभी धाराओं में हमने हाजी इरफान सोलंकी को गिरफ्तार किया है। आगे विवेचना के क्रम में धाराएं कुछ रहेंगी, कम होंगी या बढ़ेंगी, वो विवेचना में आए हुए तथ्यों के ऊपर निर्भर। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।